सेशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन के टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। इस टॉपिक को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, विच इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन या फिर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन नामों से हम क्यों बुला सकते हैं ये हम आगे चल के जानेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे चलेंगे आपको अपने आप इस चीज़ का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जेनेटिक शब्द की डेफिनेशन में जाने से पहले इसका एक जनरल जो रूट वर्ड है ये बनता है एक शब्द से जो कि है जीन, और जीन शब्द का मीनिंग होता है बर्थ। यानी कि यहाँ पे हमें इतना पता है कि बर्थ से रिलेटेड कोई डिटेल होगी। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। जेनेटिक शब्द की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विथ रिजेम्बलेंसेज दैट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एंड डिफरेंसेस दैट इज वेरिएशंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विद इन स्पीशीज। मतलब समझते हैं इसका। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि ये एक साइंस है जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि बायोलॉजी शब्द आ गया यहाँ पे तो इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एक बात। दूसरी एक बात ये कहता है लास्ट वाले फ्रेज में दैट इट स्पीक्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विद इन स्पीशीज, यानी कि ये एक स्पीशी के अंदर ही जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके बारे में बात करती है। और ये कोई भी स्पीशीज हो सकती है, लेकिन एक समय पे हम एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। स्पीशीज़ क्या होती थी ये वर्ड क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। स्पीशीज़ बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते थे जिनमें इतने कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चों को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें डॉग का, तो डॉग कैट के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बॉडी के स्ट्रक्चर ही वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि एक टाइप का डॉग उसी टाइप के दूसरे डॉग से इंटरब्रीड कर सकता है, या फिर एक टाइप की जो कैट है वो उसी टाइप की दूसरी कैट से इंटरब्रीड कर सकती है। तो ये एक बात है कि ये जो साइंस है ये एक समय पे एक ही स्पीशी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात करती है। ये कौन सी बातें होती हैं जो ये करती है? ये बात करती है अबाउट रिजेम्बलेंसेज एंड डिफरेंसेज ऑफ ट्रेट्स। यहाँ पे एक शब्द है ट्रेट्स। ट्रेट्स शब्द को हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इसका मीनिंग आप समझें तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो सकती है, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, होठ, इनकी कोई भी डिटेल, इनका शेप, साइज, कलर, इस तरह की हर डिटेल की बात कर सकता है। और भी बहुत तरह की डिटेल यहाँ पे हो सकती है। इसी प्रकार की डिटेल्स की बात करता है ये कि जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कौन कौन सी डिटेल्स सेम रहती हैं और कौन कौन सी डिटेल्स डिफरेंट हो जाती हैं। इसको अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप डॉग की स्पीशी को लें तो डॉग्स जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो जिस नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देते हैं वो भी एक डॉग ही होता है, वो कैट तो नहीं होता। अब सुनने में ये बात अजीब लगती है क्योंकि आप कहेंगे डॉग्स तो डॉग्स को ही जन्म देंगे और कैट्स कैट्स को ही जन्म देंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे ये बताती है एक डॉग को कि वहाँ पे जो अगला ऑर्गेनिज्म आना है वो एक डॉग ही होगा। एंड सेम गोज़ फॉर एवरी अदर स्पीशीज़। तो उसी से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में जो साइंस बात करती है उसी को कहा जाता है जेनेटिक्स। ये तो होती है बात जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में। इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे जाएंगे, क्योंकि इसी डेफिनेशन के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे प्रॉपर एलेबोरेशन, प्रॉपर समझना ज़रूरी है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक शब्द की जो है ट्रेट। ट्रेट्स के बारे में अभी तक हमने थोड़ी सी बात कही कि वो बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो सकती है। अगर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसका स्टेटमेंट कहता है दैट ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट सर्व एज द आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि ट्रेट्स कोई भी ऐसी विशेषता हो सकती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो उसको आइडेंटिफाई करने में, यानी कि उसको पहचान करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी डॉग को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये वर्ड कैसे आता है कि वो एक डॉग है। ये क्यों नहीं आता कि वो कैट है? क्योंकि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप, साइज, कलर, वो सब देख के हमें पता चलता है कि वो एक डॉग है। एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर स्पीशी। तो इस प्रकार से उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। ये तो हो जाती है ट्रेट्स की डेफिनेशन और उसके एक बेसिक एग्जाम्पल की बात। अब यहाँ से बात को लेके चलते हैं ट्रेट्स के टाइप्स पे। ट्रेट्स एक ऐसा ग्रुप है जो दो बड़ी कैटेगरीज में ब्रेक होता है। पहली कैटेगरी का नाम है इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरी कैटेगरी का नाम है एक्वायर्ड ट्रेट्स। नेमिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर हम इन नेम्स के बेसिक मीनिंग जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है। इनहेरिटेड वर्ड बनता है एक शब्द से जो है इनहेरिट, यानी कि विरासत में मिलना, और दूसरा जो वर्ड है एक्वायर्ड वो बनता है एक शब्द से जो है एक्वायर, यानी कि किसी चीज़ को समय के साथ इकट्ठा करना, जो एक सर्टेन पॉइंट पर ऑटोमेटिकली नहीं थी लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आपने उसको इकट्ठा किया। डेफिनेशन देखते हैं कि किस बेसिस पे ये दो कैटेगरीज ब्रेक होती हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज का जो ब्रेकेज का बेसिस है
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम व्हेन द ट्रेट केम इनटू एग्जिस्टेंस और बीइंग। यानी कि ये ब्रेक होते हैं उस टाइम के बेसिस पे जिस वक्त ये एग्जिस्टेंस में आए, जिस वक्त ये पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म में आए। जहाँ पे पहले के केस में यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स के केस में दीज आर पास्ड ऑन एट बर्थ थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जबकि दूसरे के केस में यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स के केस में दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम बेस्ड ऑन द हैबिट्स फॉलोड इन वंस लाइफ। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हुए जो बचपन में ही हमें पास ऑन होते हैं। पास ऑन मतलब जैसे हमारे माता पिता में थे वैसे के वैसे ही वो हमें मिल जाते हैं थ्रू जीन्स। अब जीन्स एक ऐसी डिटेल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होती है। जो हमारे पेरेंट्स के सेल्स हैं उनमें जो डिटेल्स प्रेजेंट है वो डिटेल्स एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। वहीं पे एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात करें तो दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम, यानी कि ये बचपन पे पास ऑन नहीं होते हैं। ये जैसे जैसे एक इंसान अपना जीवन बिताता है और जो हैबिट्स वो फॉलो करता है अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर आती हैं, जिनको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये तो बात हुई इनकी डेफिनेशन की। और अच्छे से समझने के लिए इनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे पहला उदाहरण है हेयर कलर, यानी कि बालों का जो रंग है वो हमारे को पेरेंट्स से मिलता है। क्या पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं उस ट्रेट की? क्या वो किसी भी कलर का हो सकता है? नहीं, उसके कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जैसे कि या तो वो काले रंग का होगा, या ब्राउन कलर का होगा, या ब्लॉन्ड कलर का होगा, जिसमें से ब्लॉन्ड एक ऐसा कलर है जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन। जबकि ब्लैक और ब्राउन ऐसे कलर्स हैं जो वैसे तो पूरी दुनिया में ही कॉमन है लेकिन इंडिया में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये जो डिटेल है हेयर कलर की, ये हमें बचपन में ही पास ऑन होती है। हम आर्टिफिशियल कलर कर सकते हैं लेकिन परमानेंट जो हमारा नेचुरल कलर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये होती है एक उदाहरण की बात। दूसरा उदाहरण ले अगर इनहेरिटेड ट्रेट्स का, तो वो है ईयर लोब्स टाइप। कान का जो नीचे का पोर्शन है उसकी बात हो रही है। ईयर लोब्स के केस में दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, या तो वो फ्री होंगे लटकते हुए, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, या फिर वो होंगे अटैच्ड, जिसमें कान का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हेड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये होती है बात दूसरे एग्जाम्पल की। वहीं पे एक तीसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है डिम्पल्स का। डिम्पल्स यानी कि एक छोटा डिप्रेशन जो किसी के चीक में पड़ता है, या तो परमानेंटली या फिर जब कोई स्माइल करता है तब। ये डिटेल भी बर्थ पे ही पास होती है। इसकी क्या पॉसिबल फॉर्म्स हैं? या तो ये एब्सेंट होगा या ये प्रेजेंट होगा, यानी कि या तो किसी के गाल में डिम्पल्स पड़ेंगे या फिर डिम्पल्स नहीं पड़ेंगे। ये हो जाती है बात इनहेरिटेड ट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स की। इसी प्रकार से हज़ारों और एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बॉडी का कोई भी आप पार्ट ले लीजिए, आँख, कान, नाक, मुंह, होठ, दांत, या फिर अंदर के ऑर्गन्स ले लीजिए, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब की डिफरेंट तरह की डिटेल्स कि इनका साइज़ कैसा होगा, इनका शेप कैसा होगा, ये सब प्रकार की डिटेल्स इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर ही आएंगी। ये सब हमें बचपन में ही मिलेंगी जब हमारी बॉडी का पहला सेल बना होगा, उसी के जीन्स के अंदर सारी ये डिटेल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। अब यहीं पे अगर बात को लेके चलें एक्वायर्ड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स की तरफ, तो यहाँ पे जो ट्रेट हमें एक्वायर होगा वो किसी आदतों की वजह से मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी आदत से कौन सा ट्रेट एक्वायर होता है। यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट्स का पहला उदाहरण है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती है, माता पिता से नहीं मिलती है। ये हमें अपने जीवन में ही एक्वायर करनी पड़ती है। कैसे हो सकती है? प्रॉपर स्टडी करके। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट से मेरा मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, ओवरऑल जो आपका लाइफ का ज्ञान है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप धीरे धीरे इंटेलिजेंस एक्वायर करते हैं। वहीं पे इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप अपने आसपास होती हुई किसी भी चीज़ को समझते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अपने सारे डिसीजन सोसाइटी के बेस पे लेते रहते हैं, मान लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने कर लिया, किसी और ने कुछ कह दिया तो आपने कर लिया, आपकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, तो वहाँ पे जो आपका ट्रेट एक्वायर होगा उसको स्टूपिडिटी कह सकते हैं या इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। ये होता है एक उदाहरण एक्वायर्ड ट्रेट्स का। वहीं पे दूसरा उदाहरण देखें तो वो है बैड फिजिक। फिजिक यानी कि किसी इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर। अब बुरी फिजिक का जो ट्रेट है वो कैसे एक्वायर होगा, कब एक्वायर होगा, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप करेंगे कि आपकी फिजिक खराब हो जाए? दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली है ओवर ईटिंग और दूसरी है फिजिकल इनएक्टिविटी। ओवर ईटिंग यानी कि अगर आप अपने खाने पीने का सही ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पे फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आपकी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है प्रॉपर लेवल पे, तो भी आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट होगा और आपकी फिजिक पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा।
ये होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स का दूसरा उदाहरण। वहीं पे इस उदाहरण की भी ऑपोजिट साइड देखें तो जैसे आप बैड फिजिक एक्वायर कर सकते हैं वैसे ही आप गुड फिजिक भी एक्वायर कर सकते हैं। वो कैसे होगी? जो पिछली बार कर रहे थे उससे उल्टा करेंगे तो गुड फिजिक एक्वायर होगी, यानी कि हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। मतलब अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो फिजिक है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हेल्दी होएगा। तो ये हो जाते हैं कुछ उदाहरण एक्वायर्ड ट्रेड्स के। इसी प्रकार से और भी आप बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हैं ऐसी हर उस हैबिट का जो आप अपनी डेली लेवल पे करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़र्क करती है। इसी के साथ बात कंप्लीट होती है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के एग्जाम्पल्स की। अब एक आखिरी बात करें तो एक ऑब्जर्वेशन है जो इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में देखा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट कहता है दैट एक्वायर्ड ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जितने भी ट्रेड्स जो एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है अपने लाइफ टाइम में वो अगली जनरेशन के द्वारा इनहेरिट नहीं करे जाते हैं। मतलब उसकी जो अगली जनरेशन आएगी वो उसको विरासत में वो वाले ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत पढ़ाई करी है, तो इससे 1% भी इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वो कैसी होगी। एक बात। इसी प्रकार से बाकी चीज़ें भी ट्रू हैं। दूसरा उदाहरण ले लो तो अगर पेरेंट्स की फ़िज़िक बहुत अच्छी रही उनकी लाइफ टाइम में तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे की फ़िज़िक भी बहुत अच्छी होगी। तो ये है एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में ऑब्जर्वेशन। इसके कारण की भी बात करें अगर तो इसका कारण है एक्वायर्ड ट्रेड्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेड्स इसलिए इनहेरिट नहीं होते हैं क्योंकि जब भी कोई ट्रेड एक्वायर होता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो वो उसके जीन्स में कोई बदलाव नहीं लाता है। मतलब अगर हम खूब पढ़ाई कर रहे हैं अपने जीवन में तो उससे हमारी बॉडी के जो जीन्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। या फिर अगर हमारी फिजिक बहुत अच्छी हो गई है अच्छा खाना पीना खाने से और अच्छी एक्सरसाइज करने से तो भी उससे हमारे जीन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेड्स अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। तो ये हो जाती है हमारी एक डिटेल्ड बात ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स के बारे में एक बात और है जो हम कह सकते हैं और वो स्टेटमेंट कहता है दैट whenever traits are passed from one generation to the next generation then this happens in two forms, यानी कि जब भी ट्रेड्स किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन होंगे तो दो ऐसे तरीके हैं जिनमें ये काम होएगा। पहले तरीके को कहा जाता है हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस और दूसरे तरीके को कहा जाता है वेरिएशंस। समझते हैं दोनों के बारे में। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर मतलब समझें तो ये कहता है कि जिस वक्त रिप्रोडक्शन होगा उस वक्त जो ट्रेड्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे पेरेंट्स से बच्चे को, वो काउंट होंगे हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस के अंडर। डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं वेरियस फैक्टर्स लाइक नंबर, डिज़ाइन, कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा of different parts of the body like sense organs, limbs, internal organs etc. यानी कि इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं या फिर हमारे लिम्स यानी कि हाथ और पैर या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड मेन डिटेल्स जैसे कि उनका नंबर कितना होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा यानी कि डिज़ाइन, या फिर उनका कलर कैसा होगा या फिर उनका टेक्सचर कैसा होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं वो हेरिडिटी के अंडर ही आती हैं। तो ये तो हो गई एक तरीके की बात जो कि था हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जिसका नाम था वेरिएशंस। इसकी डेफिनेशन कहती है दैट दीज आर द डिफरेंस इन ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये वो ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट होते हैं। पेरेंट्स में कुछ और होंगे और ऑफस्प्रिंग में कुछ और होंगे। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की डेफिनेशन से ऑपोजिट लगती है। एक बात तो ये है। इसी में थोड़ी सी बात अगर और करें वेरिएशंस के बारे में तो यहाँ पे वेरिएशंस के टाइप्स की भी बात करेंगे। वेरिएशंस प्राइमरीली दो तरह के होते हैं। एक तो ये हो सकते हैं जेनेटिक, जिसकी डेफिनेशन कहती है दैट द चेंज इन जीन अकर्स एट द रिप्रोडक्शन टाइम, यानी कि इस प्रकार के वेरिएशंस जो होंगे उनमें जो चेंज होगा वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही आ जाएगा और वो किसके अंदर आएगा, जीन के अंदर ही आ जाएगा। जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसका जीन अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। और दूसरे वेरिएशंस हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस, जिसकी डेफिनेशन कहती है दैट द चेंज इन जीन अकर्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे जो चेंज आएगा जीन में वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन टाइम पे हो पहली बात, और साथ में ही वो क्यों आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे इसलिए वहाँ पे जीन में चेंज आएगा।
ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, आगे चल के देखेंगे कैसे, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स में ही चेंज आ जाए। देखिए, जीन्स के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हमारे जीन्स में कोई चीज़ चेंज होती है तो आगे चल के जो किसी इंसान की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसको भी उसी तरह के जीन्स ट्रांसफ़र होंगे। तो जीन में चेंज आना एनवायरनमेंट की वजह से एक बड़ी बात है। इसी के एग्जाम्पल्स देखें अगर हम, तो दोनों टाइप्स के वेरिएशंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे पहले आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के एग्जाम्पल, जिसमें पहला उदाहरण है आई कलर। अब आई का जो कलर है वो फिक्स नहीं होता है। कई सारे ऐसे कलर हैं जो आई ले सकती है। आई ब्राउन कलर की हो सकती है या फिर ब्लू कलर की हो सकती है, एक्सेट्रा। यानी कि हो सकता है कि फादर की आई जो थी वो ब्राउन कलर की थी, लेकिन जो चाइल्ड हुआ उसकी आई ब्राउन कलर की नहीं है, वो किसी और कलर की है। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लें जेनेटिक वेरिएशन का, तो वो है ईयर लोब्स। ये होता है कान के नीचे वाला हिस्सा। इसका भी कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो ये फ्री होगा या फिर ये होगा अटैच्ड। फ्री का मतलब है कि जो कान का नीचे वाला पोर्शन है वो हेड से अटैच्ड नहीं होगा, वो हवा में लटक रहा होगा, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है। और अटैच्ड ईयर लोब का मतलब है कि जो कान का नीचे वाला हिस्सा होगा वो हेड से अटैच्ड होगा। ये कुछ ही केसेस में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम रिलेट करना चाहें तो हो सकता है कि माता और पिता में एक का फ्री ईयर लोब है और एक का अटैच्ड ईयर लोब है। तो बच्चे में जो फीचर आएगा ईयर लोब का वो फ्री भी हो सकता है और अटैच्ड भी हो सकता है। ये हो गया दूसरा उदाहरण। ऐसे ही एक और तीसरा उदाहरण ले लें तो वो डिम्पल्स का है, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि एक छोटा सा डिप्रेशन जो चीक के एरिया में होता है, या तो परमानेंटली या फिर जो आता है जब कोई एक जना स्माइल करता है। इसके क्या पॉसिबल ऑप्शंस थे, या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर ये एब्सेंट होगा। तो कुछ इस तरह के होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी जानने वाली है कि बॉडी में बहुत ही कम ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर हम अपनी आँख यानी कि आई की बात करें, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर 20 डिटेल हैं आई से रिलेटेड, आई का शेप, आई का साइज़, आई का डिज़ाइन, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, जिसमें से कलर एक डिटेल है, तो मैक्सिमम डिटेल्स वहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर आएंगी, यानी कि वो एज इट इज़ पास होंगी पेरेंट्स से चाइल्ड पे। जबकि कुछ ही ऐसी डिटेल होंगी जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी, जैसे कि आई कलर। तो एक ये बात हो जाती है जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। अब इसके बाद अगर हम जाएं एनवायरमेंटल वेरिएशंस के एग्जाम्पल की तरफ, तो उसमें उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग वेरिएशन इन बैक्टीरिया पॉपुलेशन सच दैट दे कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर्स। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको हम समझते हैं अच्छे से। सिचुएशन बेसिकली ये कहती है कि जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें किसी कारणों से जिस एरिया में बैक्टीरिया रह रहा था, लेट्स से वहाँ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया फॉर रीजंस लाइक ग्लोबल वार्मिंग। तो जो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अब उसे तो आदत है नहीं हाई टेम्परेचर में रहने की। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिस पे वो रह सकता है। इंसानों का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अर्थ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। वैसे ही बैक्टीरिया का भी अपना एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, जो कि अब बढ़ने लगा इस सिचुएशन में। तो अब क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगेगा। अब धीरे धीरे मरने लगेगा तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे सारा बैक्टीरिया खत्म होने लगेगा, जो कि एक प्रॉब्लम है उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो उन बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो अपने आप में कोशिश करती है कि वो उस टेम्परेचर से लड़ सके। जैसे कि वो ये कोशिश करती है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। लेकिन ये छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो छोटे टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे थे। तो यहाँ पे होता ये है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया तो वहाँ पे मर जाएंगे उस कोशिश में, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो वहाँ पे अपनी जीन्स में इस तरह से चेंज ले आएँ कि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है कि उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और उन्होंने उसके हिसाब से अपने जेनेटिक सेटअप को ही चेंज कर दिया। इसका मतलब समझते हैं आप कि जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की आने वाली जनरेशन होगी वो भी अब छोटे टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की जगह हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की एबिलिटी उसके अंदर आ चुकी होगी, जो कि एक कमाल की बात है। तो ये हो जाती है एनवायरमेंटल वेरिएशन के एग्जाम्पल की बात। अब इसी बात को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल पे ले चलते हैं और बात करते हैं इन दोनों प्रोसेसेस के नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो डिटेल हम अब देखेंगे वो दोनों के बारे में कंबाइंड बात करती है। स्टेटमेंट कहता है दैट व्हेनेवर ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, then majority of the traits would be inherited while minority of the traits show variations। यानी कि जब भी ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स होंगे वो इनहेरिट किए जाएंगे, जबकि जो ट्रेड्स वेरिएशंस शो करेंगे वो माइनॉरिटी में होंगे।
और परसेंटेज के लेवल पे अगर इसकी बात करी जाए तो एक रफ फिगर ये है कि 90% से भी ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, जबकि 10% के अराउंड ट्रेड्स ऐसे होंगे जो वेरिएशन शो कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। वहीं पे इनके रोल की बात करी जाए अगर दोनों के, तो इनहेरिटेंस का क्या रोल है, ऐसा कौन सा फ़ायदा है जो ट्रेड्स के एज इट इज़ पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होने से हो रहा है। तो इसको आप खुद भी सोच सकते हैं। इसका फ़ायदा है दैट इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, that is it ensures that the next generation has a structural base, that is body features, that is similar in most aspects to the previous generation। यानी कि ये पक्का करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो उसका ढांचा है, बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो मैक्सिमम रूप से सिमिलर हैं प्रीवियस जनरेशन से। अब सोचा जाए तो ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान जो है वो जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल पे उसके जैसा ही दिखना चाहिए। इसी प्रकार से मान लो अगर कोई डॉग अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा भी उसकी स्पीशी के जैसा ही दिखना चाहिए मैक्सिमम लेवल पे। एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर स्पीशी। इसको एक्चुअली आप इमेजिन करना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर 90% की जगह सिर्फ 50% फीचर ही वहाँ पे सिमिलर होते तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता नेक्स्ट जनरेशन में पिछली जनरेशन के मुकाबले। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती वहाँ पे जनरेशन में। प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि अगर 100% ट्रेड्स इनहेरिट होते तो जो बच्चा होता वो एज इट इज़ माता पिता के जैसा होता, विच एक्चुअली मीन्स कि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन सेम दिखाई देती, जो कि अपने आप में बहुत ही फ़नी सिचुएशन होगी। प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं दूसरी तरफ जाएं कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि बच्चे में पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंसेस तो आने चाहिए। और वहीं पे रोल आ जाता है जेनेटिक वेरिएशंस का कहीं ना कहीं। जैसे कि इसके उदाहरण में आप देखें तो आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो हेयर कलर होता है वो ब्लॉन्ड होता है, जबकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों का हेयर कलर ब्राउन या फिर ब्लैक होता है। तो ये एक जेनेटिक वेरिएशन है कंट्री लेवल पे। ऐसी अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो जो आंखों का शेप है वो चाइनीज़ लोगों का अपना एक स्पेसिफिक होता है, जबकि इंडियंस का डिफरेंट होता है। वो भी एक जेनेटिक वेरिएशन का उदाहरण है। ये तो बात हुई जेनेटिक वेरिएशन के रोल की। वहीं पे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल वेरिएशन के रोल की, तो इसका क्या फ़ायदा है। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है दैट दिस एंश्योर सर्वाइवल, यानी कि इसमें किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने की शक्ति है। दैट इज इट वर्क्स मेनली टू एंश्योर दैट व्हेनेवर एडवर्स कंडीशंस अकर बाय एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई बहुत बड़े बदलाव आएंगे तो ये ज़रूरी है कि जो उस एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज़ रह रही हैं वो भी अपनी बॉडी में कुछ एक बदलाव लाएं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बचा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो चांसेस हो जाएंगे कि वो स्पीशी ही खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। ये रोल है वेरिएशन का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों ही अपनी जगह अपने अपने रोल प्ले करते हैं। एक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की ही है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।